हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। कक्षा 7 के पाठ 1 का है। पाठ 1 का सेशन दूसरा है, इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम का भारत में आगमन, ये पाठ का नाम है। कक्षा 7 पाठ 1 सेशन 2, इस्लाम का भारत में आगमन। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इस पाठ पुस्तक से जितने प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्नों को समाहित किया हूँ। साथ में आपकी पाठ पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका भी इसमें हल किया गया है, उनको भी इसमें समाहित किया गया है। इसका एक सेशन आपके पास पहुंच गया है, ये दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। दूसरे सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न और साथ में आपकी पाठ पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को समाहित किया हूँ। तो इन दो सेशन के माध्यम से आपको ये जानकारी होगी, ये ज्ञात होगा कि इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ। ये पाठ आपको पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा बिना याद किए हुए। आप सेशन को 2-3 बार देखें, नोटबुक में लिखें। इतने करने से भी ये पाठ अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, परमार्थ देव के सेना नायकों का नाम क्या था? परमार्थ देव के सेना नायकों का नाम क्या था, ये आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान नाम था या आल्हा उदल नाम था, आल्हा और उदल, या बी और सी दोनों नाम था। प्रश्न नंबर 1, परमार्थ देव के सेना नायकों का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान, आल्हा, उदल या बी और सी दोनों। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी आल्हा और उदल दोनों। आल्हा और उदल ये परमार्थ देव के सेना नायक थे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध कहाँ पर हुआ? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध कहाँ पर हुआ था? तराइन में हुआ था, हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। उपर्युक्त दोनों एक ही स्थान हैं, उपर्युक्त दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध कहाँ पर हुआ था? तराइन में, हरियाणा के करनाल में जिले में। उपर्युक्त दोनों एक ही स्थान है या उपर्युक्त दोनों गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों एक ही स्थान है। हरियाणा के करनाल जिले में तराइन में युद्ध हुआ था। हरियाणा के करनाल जिले के तराइन में युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। मोहम्मद गोरी
तथा पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध कब हुआ? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में या 1178 ईस्वी में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? पहले युद्ध की बात हो रही भाई, पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 1191 में पहला, दूसरा हुआ था 1192 में, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ था, और 1178 में गुजरात के चालुक वंशी मूलराज द्वितीय से हुआ था, मूलराज द्वितीय से हुआ था। अब प्रश्न है आपका, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध कब हुआ? तो पहला युद्ध हुआ था 1191 में। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? जयचंद की हार हुई, या पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, या भीम द्वितीय की हार हुई, या मोहम्मद गौरी की हार हुई? प्रश्न नंबर 4, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? जयचंद की, पृथ्वीराज चौहान की, भीम द्वितीय की, या मोहम्मद गौरी की? तो तराइन के प्रथम युद्ध में हार हुई थी मोहम्मद गौरी की। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय को किसने हराया? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय को किसने हराया? जयचंद ने हराया था, या आल्हा ने हराया था, या ऊदल ने हराया था, या मोहम्मद गौरी ने हराया था? प्रश्न नंबर 5, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय को किसने हराया था? जयचंद ने, आल्हा ने, ऊदल ने, या मोहम्मद गौरी ने? तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय को हराने वाला मोहम्मद गौरी था। 1191 में हार गया और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी को किसको हराया था? 1194 ईस्वी में किसको हराया था? इसको को में कर देना भाई। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में किसको हराया था? जयचंद को हराया था, या आल्हा को हराया था,
या ऊदल को हराया था या राजा दाहिर को हराया था। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में किसको हराया था? तो ये हराया था जयचंद को। कहाँ पर हराया था? चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में हराया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1205 में, 1206 में, 1207 में या 1208 में। प्रश्न नंबर 7, यहाँ प्रश्न नंबर 7 2 बार है पर प्रश्न अलग हैं। प्रश्न नंबर 7, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1205 में, 1206 में, 1207 में, 1208 में। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, भारत में राजपूत राजाओं की हार और तुर्कों की जीत के अनेक कारण थे, उसमें क्या शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 7, भारत में राजपूत राजाओं की हार और तुर्कों की जीत के अनेक कारण थे, उसमें क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। ऑप्शन बी, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना था। ऑप्शन सी, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना था। या ऑप्शन डी, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना था। या ऑप्शन ई, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं स्वच्छता की भावना थी। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं एकता है, ये एकता की भावना का अभाव था। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं एक दूसरे के विरोधी भावना थी। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं एक दूसरे के विरोध की भावना थी। ऑप्शन ई फिर से सुन लें। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं एक दूसरे के विरोध की भावना थी। फिर से, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं एक दूसरे के विरोध की भावना थी। ऑप्शन एफ, भारतीय राजा तुर्कों की गुलामी करना चाहते थे। प्रश्न है, भारत में राजपूत राजाओं की हार और तुर्कों की जीत के अनेक कारण थे, उसमें क्या शामिल नहीं? तो यहाँ पे राजपूत राजाओं में एकता का भाव था, ये शामिल है। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना शामिल है। तुर्क के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और फुर्तीले घुड़सवार थे। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना था।
भारतीय समाज में ऊंच नीच एवं एक दूसरे के विरोध की भावना थी, पर भारतीय राजा तुर्कों की गुलामी करना नहीं चाहते थे। ये ऑप्शन गलत है और प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन एफ। भारतीय राजा तुर्कों की गुलामी करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसके विरुद्ध थे, पर एकता या ऊपर की सभी बातें थी जिसके कारण वे तुर्कों की गुलामी स्वीकार उनको करना पड़ गया। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 8, अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है, उर्दू भाषा में लिखा गया है या हिंदी भाषा में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 8, अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया, उर्दू भाषा में लिखा गया या हिंदी भाषा में लिखा गया? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद गोरी ने लगाया या महमूद गजनवी ने लगाया या मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया या अल बरूनी ने लगाया? प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद गोरी ने लगाया, महमूद गजनवी ने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया या अल बरूनी ने लगाया? तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था भाई। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? प्रश्न नंबर 10, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? सचाऊ ने किया था, विल्किंस ने किया था, बेले जली ने किया था या रजनीकांत शर्मा ने किया था? प्रश्न नंबर 10, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? सचाऊ ने किया था, विल्किंस ने किया था, बेले जली ने किया था, रजनीकांत शर्मा ने किया था? तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किया था सचाऊ ने। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 11, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? प्रश्न नंबर 11, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने, दिव्याकांत शर्मा ने, रमाकांत शर्मा ने या शिवाकांत शर्मा ने? प्रश्न नंबर 11, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद करने वाले कौन थे भाई? रजनीकांत शर्मा या दिव्यकांत शर्मा या रमाकांत शर्मा या शिवाकांत शर्मा? तो ये अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद गौरी का सेना नायक कौन था? ये है मोहम्मद गौरी का सेना नायक कौन था? सेना नायक कौन था? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद गौरी का सेना नायक कौन था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी थे या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया या इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान? प्रश्न नंबर 12, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद गौरी का सेना नायक कौन था? तो ये सेना नायक थे मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये ना नहीं लिखना, था लिखना भाई। ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद गौरी का सेना नायक मोहम्मद बख्तियार खिलजी थे भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आगे आ जाएं अभ्यास पे। आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को देख लेते हैं, उसका हल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? प्रश्न नंबर 2, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? उत्तर देख लें। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर देख लें भाई। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत इकट्ठा करना था। प्रश्न नंबर 3,
महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत इकट्ठा करना था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तुर्कों के आक्रमण के समय या तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो उत्तर देख लें भाई। तुर्क आक्रमण के समय भारत में छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। तुर्क आक्रमण के समय भारत में छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। भारत में 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त हो चुका था। भारत 100 से अधिक छोटी इकाइयों में विभक्त हो चुका था। परिणामतः राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई थी। तुर्क आक्रमण के समय भारत में छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। भारत 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त हो चुका था। परिणामतः राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई थी। चलते हैं 5वें प्रश्न पर। राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखें। उत्तर भारत में उस समय राजपूतों का शासन था। उत्तर भारत में उस समय राजपूतों का शासन था तथा भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में उस समय राजपूतों का शासन था तथा भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। वे अधिक शक्तिशाली नहीं थे और इस कारण राजपूतों पर तुर्कों की विजय हुई। चलिए भाई अगले प्रश्न पे क्या है? सही मिलान कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है, सिंध पर आक्रमण है, हिजरी संवत का प्रारंभ है। इधर मिलाना है 1025 से, 1191 से, 622 से, 712 से। तो ये कब की घटना है, किस सन की, ये आपको मिलान करना है। चलिए हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ 1025 में। सिंध पर आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में और हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। समझ गए? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में, सिंध पर आक्रमण 712 में, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थान दिया गया है, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको।
तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लें भाई कि रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या पूर्ति की जाएगी। पहला है पहला प्रश्न, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक। अब यहाँ पे हम पहले का भर रहे हैं। क्या पहले भरा जाएगा? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद पहले में ए प्रश्न भरा जाएगा तहकीक ये हिंद पुस्तक के लेखक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद हैं। पहला प्रश्न में तहकीक ये हिंद पुस्तक के लेखक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा है तराइन का प्रथम युद्ध फिर खालिस्तान और फिर खालिस्तान के मध्य लड़ा गया। तो यहाँ प्रश्न बी का देखते हैं क्या भरा जाएगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद पूरा भर दें भाई। मोहम्मद गोरी और क्या आगे क्या भरा जाएगा? यहाँ मोहम्मद गोरी भरा जाएगा। फिर और पृथ्वीराज चौहान भरा जाएगा। यानी प्रश्न नंबर बी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तीसरा प्रश्न देखें। सी प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 17। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न नंबर डी देखें। मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक वंश के राजा ने पराजित किया। तो किस राजा ने पराजित किया? मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। तो इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अगर ये जल्दबाजी में ना लिख पाएँ तो उत्तर भी हम आपको दिखा देते हैं। उत्तर यहाँ पर हैं। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद ए में भरा जाएगा। बी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान भरा जाएगा। सी में 17 भरा जाएगा और डी में मूलराज द्वितीय भरा जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से भी भर सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले पाठ के अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।